नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज से पहले की कक्षाओं में हमने देखा था कक्षा 11वीं के पाठ 1 में जीव जगत, और जीव जगत में हमने देखा कि जीव क्या होते हैं, जीवों में विविधता क्या होती है, और जीवों में जो विविधता है या फिर समानता है उसके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, जीवों के वर्गीकरण के लिए आवश्यक टूल्स क्या हैं, और फिर जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सीखा, उसके आधार पर पाठ 1 के अध्याय को हम कर पाते हैं या नहीं। बच्चों, अध्याय को कर पाना यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह बताती है आपको कि आपने क्या सीखा। इसलिए अध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे आप पहले खुद से हल करेंगे और बाद में मेरे द्वारा दिए गए हल से आप मिलान करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपने अब तक क्या सीखा, और क्या जो आपने सीखा है उसके आधार पर आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हो या नहीं। तो आइए देखते हैं अध्याय के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि सजीव जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो बच्चों, विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम देखते हैं कि सजीव जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, जिसमें जो सबसे पहले बिंदु की बात करेंगे वह है व्यवस्थितीकरण। सजीव जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि हम उन्हें उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर व्यवस्थित कर सकें, जिससे अध्ययन और पहचान आसान हो जाती है। ठीक इसी तरह इसके अलावा वर्गीकरण से हम जीवों के विकास, उसके पारस्परिक संबंधों और उनके प्राकृतिक वातावरण में उनकी अहम भूमिका को समझ सकते हैं। विभिन्न प्रजातियों की तुलना करके हम उनके बीच के संबंधों को समझ सकते हैं और उनके विकास के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ हमने 2 बिंदुओं पर तो बात की, लेकिन कुछ और बिंदु हैं जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं उन बिंदुओं पर। अब है वर्गीकरण वैज्ञानिकों के बीच संचार में सुधार करता है, उन्हें एक ही भाषा में प्रजातियों के बारे में बात करने की अनुमति देता है। वर्गीकरण नए जीवों की खोज, अध्ययन और उसके संरक्षण में भी मदद करता है। तो बच्चों, हमने देखा कि सजीव जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, यानी कि यह अध्ययन में हमें मदद करता है और जीवों के संरक्षण में भी मदद करता है। आप समझ सकते हैं कि कौन से जीवों की संरक्षण आवश्यक है, किन जीवों को संरक्षण की ज़रूरत है और कौन से जीव कम होते जा रहे हैं। यह आपको वर्गीकरण के आधार पर ही पता चलता है। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि वर्गीकरण प्रणालियाँ हर थोड़े समय में बदलती क्यों रहती है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि नई नई खोज होती रहती है और नए नए खोज नए नए सजीवों के बारे में नई नई जानकारियाँ देती है और उन जीवों के बीच के संबंधों के बारे में हमारी समझ बढ़ती जाती है, जिस कारण वर्गीकरण प्रणालियाँ विकसित होती रहती है। फिर है आनुवांशिक विश्लेषण। आनुवांशिक विश्लेषण से सजीवों के बीच संबंधों को समझने में क्रांति ला दी है, जिसके कारण वर्गीकरण प्रणालियाँ समय के साथ बदल गई हैं। जीवों की आनुवांशिकी, डीएनए अनुक्रमण और अन्य सूक्ष्म जैविक जानकारी के आधार पर नए तथ्यों का पता चलता है, जिससे पहले के प्रचलित प्रणालियों में संशोधन होता रहता है। फिर है वैज्ञानिक समझ। वैज्ञानिकों के बीच लगातार चर्चा और सहमति से वर्गीकरण प्रणालियों में सुधार किया जाता है, जिससे वे अधिक सटीक और व्यापक बनती हैं। इसी के साथ आपने समझा कि वर्गीकरण प्रणालियों में समय समय पर परिवर्तन क्यों आवश्यक है और इन परिवर्तनों के आधार पर हम
कैसे नए नए जीवों को जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं उन जीवों को वर्गीकरण में सम्मिलित किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 में हम देखते हैं कि आप किन विभिन्न मानदंडों का चयन करेंगे जिनसे आप उन लोगों को वर्गीकृत करेंगे जिनसे आप अक्सर मिलते हैं। विभिन्न मानदंडों में हम देखते हैं सबसे पहले व्यवसाय, तो आपके दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य जिनके साथ आप नियमित रूप से बातचीत करते हैं। दूसरे मानदंड के रूप में हम देखते हैं सामाजिक संबंध, आपके पड़ोसी, क्लब के सदस्य या अन्य लोग जिनके साथ आप सामाजिक रूप से जुड़े हैं। फिर हम देखते हैं शौक और रुचियाँ, आपके साथियों या समूहों से संबंधित लोग जिन्हें या जिनके साथ आप अपने शौक या रुचियों को साझा करते हैं। और फिर हम देखते हैं शिक्षा या कार्य नामक मानदंड के आधार पर, यानी आपके स्कूल या कार्यस्थल से संबंधित लोग जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, जो विभिन्न मापदंड हैं वह जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको दिखाया वही होंगे, और इस प्रश्न के हल में आप अपने मापदंडों को भी शामिल कर सकते हैं। जो बहुत सामान्य मापदंड थे वो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जीवों और जनसंख्या की पहचान से हम क्या सीखते हैं। तो बच्चों, जैव विविधता की जानकारी हमें मिलती है। व्यक्तियों और जनसंख्या की पहचान करके हम जीवों की विविधता को समझ सकते हैं। फिर जनसंख्या संरक्षण की भी जानकारी हमें जीवों और जनसंख्या की पहचान से मिलती है। विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या और वितरण का पता लगाकर हम उनके संरक्षण के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो व्यक्तियों और जनसंख्या की पहचान हमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में भी मदद करती है। वर्गीकरण, यह हमें विभिन्न प्रजातियों को वर्गीकृत करने, उन्हें नाम देने और उनके आपसी संबंधों को समझने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जीवों की जनसंख्या हमें किस किस चीज़ की जानकारी देती है, और जीवों की जनसंख्या जानने के बाद हम और किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है आम का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, लेकिन इस वैज्ञानिक नाम को आपने कैसे लिखा, इसके लिए कुछ साधारण नियम हैं। उन नियमों का हमें ध्यान रखना होगा। वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द जीनस का नाम है और दूसरा शब्द स्पीसीज का नाम है। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए वैज्ञानिक समुदाय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, जहां पहला शब्द जाति का नाम होता है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा में शब्दों की वर्णमाला के क्रम निर्धारित होते हैं, उसी तरह जाति का नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर में लिखा जाना चाहिए। दूसरे शब्द का पहला अक्षर समझौते के अनुसार छोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, और मैंजीफेरा इंडिका में हमने मैंजीफेरा से जीनस को दर्शाया है और इंडिका से स्पीसीज को दर्शाया है। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक नाम क्यों रखा जाता है ये भी हमने पढ़ा, ताकि पूरे विश्व में किसी जीव को एक विशेष नाम दिया जाए और इस विशेष नाम के साथ हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। किसी भी जीव को पहचानने, उस जीव के बारे में कोई भी जानकारी चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में हो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह है मैंजीफेरा इंडिका, और इसी तरह अन्य जीव, जितने भी जीव हैं, चाहे वह जंतु हों या पौधे हों, सबका अपना अपना एक वैज्ञानिक नाम होता है,
अगर जंतुओं के नाम की बात करें तो उसे जूलॉजिकल नेम कहते हैं। ठीक उसी तरह पादपों के नाम को हम बॉटनिकल नेम कहते हैं और इस तरह से उनके वैज्ञानिक नाम से हम उनका नामकरण करते हैं। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टैक्सॉन की परिभाषा। तो बच्चों, टैक्सॉन या वर्ग एक समूह है जो किसी विशेष वर्गीकरण श्रेणी में जीवों को एक साथ रखता है। वर्गीकरण की ढेर सारी श्रेणियां हैं और ये सारी श्रेणियां पदानुक्रमित होती हैं, जिसमें जगत सबसे व्यापक श्रेणी है और प्रजाति सबसे संकीर्ण है। टैक्सा के उदाहरण हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। और इनके पदानुक्रमित स्तर होते हैं और प्रत्येक टैक्सॉन में विशिष्ट लक्षण होते हैं जो इसे अन्य टैक्सा से अलग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा टैक्सॉन क्या है, इसकी परिभाषा हमने जानी और हमने जाना कि टैक्सॉन कुछ नहीं, यह एक समूह है। चाहे जंतुओं की बात करें या फिर पादपों की बात करें तो उनका एक विशेष समूह है और इन टैक्सा के अलग अलग नाम हैं और यह नामकरण उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर किया गया है और गुणों के आधार पर, यानी जंतुओं में जो समानता है या पादपों में जो समानता है और उनमें जो विविधता है, उस आधार पर हमने जीवों को अलग अलग वर्गों में सुसज्जित किया और इन्हीं वर्गों को हमने नाम दिया टैक्सा। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो टैक्सा वर्ड है वह प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के रूप में आता है और टैक्सॉन क्या है, यह एक सिंगुलर वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जानने से पहले हमने यहाँ पर वर्गीय श्रेणियों के क्रम को दिखाया है। इसमें आप देख सकते हो कि जगत जो सबसे बड़ी श्रेणी है वह सबसे ऊपर लिखी गई है और जो सबसे छोटी श्रेणी है वंश, वह सबसे नीचे लिखी गई है। वंश से भी छोटी श्रेणी जो स्पीसीज़ है वह यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपको टैक्सॉन दिखाए गए हैं वह सब पदानुक्रमित ढंग से व्यवस्थित हैं। मतलब जगत अगर सबसे ऊपर है तो जगत के ठीक नीचे हमने दिखाया है फाइलम, फाइलम के ठीक नीचे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस। तो इस तरह से बच्चों जितने भी आपको वर्ग दिए जाएंगे, अगर उसमें से अगर बीच में कोई वर्ग नहीं भी है तो आप उसे उसी अनुसार से सजाएंगे। अब पदानुक्रम जीवों को उनमें समानता और अंतर के आधार पर व्यवस्थित करता है और सबसे बड़ी श्रेणी जगत है, यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और सबसे छोटी श्रेणी स्पीसीज़ होती है। इस तरह से अगर आपको कोई भी उदाहरण दिया रहेगा कि जिसमें आपको 3-4 टैक्सॉन दिए रहेंगे तो उनको उसी अनुसार से सुसज्जित करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको कुछ वर्गीकरण श्रेणियां दी गई हैं और उन श्रेणियों को आप पहचान करके उसे सुसज्जित करना है उनके पदानुक्रम में। तो जो भी उदाहरण दिए गए थे, 4 शब्द दिए गए थे, स्पीसीज़, जीनस, ऑर्डर और फाइलम, उसे मैंने यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर सुसज्जित किया हुआ है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर भी सुसज्जित करना चाहें तो आप उसे दिखा सकते हैं, लेकिन यह क्रम ऐसे ही रहेगा चाहे आप नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं। स्पीसीज़, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है तो फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज़। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्पीशीज़ शब्द के वर्तमान स्वीकृत अर्थों को एकत्र करें और चर्चा करें। तो बच्चों, स्पीशीज़ को प्रजाति कहा जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है प्रजाति, और स्पीशीज़ एक वर्ग है जिसमें ऐसे जीव होते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उनकी संतान में भी प्रजनन की क्षमता होती है। उच्च पौधों और जानवरों में अच्छी तरह से यह लागू होता है। उच्च पौधों और जानवरों में प्रजाति के रूप में वे समूह होते हैं जो एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से
प्रजनन कर सकते हैं और फर्टाइल संतान पैदा कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में प्रजनन प्रक्रिया काफ़ी भिन्न होती है। बैक्टीरिया में प्रजाति को आनुवांशिक समानता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। बैक्टीरिया क्षैतिज जीन स्थानांतरण द्वारा आनुवांशिकी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, जो उन्हें जैविक प्रजातियों की अवधारणा से परे प्रजनन करने की अनुमति देता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जाना कि स्पीसीज़ क्या है। आपको यह ध्यान रखना है कि स्पीसीज़ ऐसे समूह को कहते हैं जो आपस में प्रजनन कर सके। अब जब इस पाठ को पढ़ाया जा रहा था तब मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे, जैसे मैंने घोड़े और गधे के बीच, तो उससे जो जन्म लेता है जो प्राणी वह खच्चर है, और वह अगर देखा जाए तो वह जनन करने की शक्ति उसमें नहीं होती। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि घोड़े और गधे को आप अलग अलग स्पीसीज़ मानोगे, क्योंकि उनसे जो जीव उत्पन्न हुआ उनमें प्रजनन की क्षमता ही नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घोड़ा अलग स्पीसीज़ है और गधा अलग स्पीसीज़ है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपको कुछ परिभाषा देनी है, जैसे फाइलम कक्षा यानी क्लास, परिवार यानी फैमिली, और क्रम और ऑर्डर। सबसे पहले हम फाइलम को परिभाषित करेंगे। यह जंतुओं के वर्गीकरण का एक बड़ा वर्ग है। कई वर्गों को एक साथ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉर्डेटा फाइलम में कशेरुकी जीवों को रखा जाता है। ठीक उसी तरह फाइलम के नीचे एक छोटा वर्ग है। कई परिवारों को एक साथ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैमेलिया कक्षा में स्तनधारियों को रखा जाता है। फिर हम बात करेंगे परिवार यानी फैमिली की। यह कक्षा के नीचे एक छोटा वर्ग है। कई जीनस को एक साथ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फेलिडे परिवार में बिल्लियों को रखा जाता है। ठीक उसी तरह ऑर्डर यानी कि क्रम, यह परिवार के नीचे एक छोटा वर्ग है। कई परिवारों को एक साथ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राइमेट्स क्रम में वानरों को रखा जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कुंजी। एक कुंजी जीव की पहचान और वर्गीकरण में कैसे सहायक है? तो यह जो कुंजी है वह हमें पहचान में सहायता करता है। एक कुंजी जीवों की पहचान करने में मदद करती है। यह एक सहायक उपकरण है जो जीवों को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित करता है और समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को दोहराता है। बार बार जीवों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। ठीक उसी तरह यह कुंजी वर्गीकरण में भी सहायता करता है। यह जीवों के वर्गीकरण में मदद करती है। यह प्रक्रिया विशिष्टताओं का एक क्रमिक चरण है जिसका उपयोग करके जीवों को क्रमबद्ध किया जाता है। प्रत्येक चरण में जीवों के बारे में अधिक जानकारी का पता चलता है, जिससे उन्हें उचित वर्गीकरण श्रेणी में रखा जा सकता है। आइए बच्चों, अब आपने कुंजी को देखा, कुंजी क्या है और कुंजी हमें कैसे सहायता करती है। कुंजी की सहायता को देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्गीय पदानुक्रम जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध करने का एक तरीका है। यह पदानुक्रम कई स्तरों का होता है, जिसमें आपको डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज को शामिल करने हैं। और इसके लिए आपको एक जीव यानी कि एक जंतु एनिमल के उदाहरण को लेना है और एक पौधे के उदाहरण को लेना है और फिर उसे उनका वर्गीकरण करना है उनके जो टैक्सॉन है, विविध टैक्सॉन की मदद से। तो उदाहरण के लिए मनुष्य का अगर वर्गीय पदानुक्रम देखा जाए तो वह इस प्रकार है कि उन्हें सबसे पहले डोमेन यूकैरियोटा में रखा जाएगा, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास स्तनधारी, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडा
और जीनस होमो तथा स्पीसीज सेपियंस में रखेंगे। ठीक उसी तरह आपको एक पौधे का भी उदाहरण लेना है, जिसमें मैंने यहाँ पर गुलाब के पौधे का उदाहरण लिया है और उन्हें डोमेन यूकैरियोटा में रखा गया। किंगडम प्लांटी, फाइलम एंजियोस्पर्म्स, क्लास डायकोटिलीडनी, ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली रोजेसी, जीनस रोजा और स्पीसीज रोजा इंडिका में रखा गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि एक जंतु और एक पादप का उदाहरण लेकर उसे कैसे वर्गीकृत किया गया। इसी के साथ आपके सारे प्रश्न हल किए गए। तो बच्चों अब आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो आइए देखते हैं आज की कक्षा में हमने क्या सीखा। इस अध्याय में हमने जीवों के वर्गीकरण के बारे में सीखा। हमने देखा कि कैसे वर्गीकरण प्रणालियां समय के साथ विकसित हुई और विभिन्न वर्गीकरण मानदंडों का उपयोग किया गया। हमने विभिन्न टैक्सॉन और उनकी श्रेणियों के क्रम के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा हमने टैक्सोनॉमी के उपयोग के बारे में भी चर्चा की। तो बच्चों हमने आज जो कुछ भी सीखा, अब आपको क्या करना है कि आप जो अपने उत्तर आपने खुद से ढूंढे हैं, उन उत्तर को आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से मिलान करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी आपने सीखा या अध्याय में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, तो उनका पुनरावलोकन जरूरी है। क्या आपने प्रश्नों को सही ढंग से समझा? अगर आप प्रश्न को सही ढंग से समझते हो तो उसका उत्तर आप स्वयं ही आसानी से दे सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न को ही समझ नहीं पाते और उसके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो जब आप मिलान करो और आप पाओ कि आपका उत्तर गलत है, तो आप देखना कि कहीं आपने प्रश्न को गलत तो नहीं समझा। तो बच्चों प्रश्नों का पुनरावलोकन जरूरी है। आप समीक्षा करें कि अभ्यास के दौरान जो भी प्रश्न उठे हैं उन पर पुनः चर्चा करें और पाठ्यपुस्तक में जितने भी संबंधित प्रश्न दिए गए हैं आप उन्हें समझने का प्रयास करें। नोट्स की मदद से प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें और कोई प्रश्न हो तो शिक्षक से पूछने में संकोच ना करें। तो आज की कक्षा में जो भी आपने सीखा, जो भी समझा, आप चाहें तो अपने कक्षा के जो शिक्षक हैं उनसे भी आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर कोई समाधान नहीं मिल रहा हो या आपके उत्तर और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर में कोई भी समानता अगर नहीं हो, तो आप इसकी चर्चा अपने शिक्षक से अवश्य करें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।